अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एच के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप उनकी तैयारियों में लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सालाना इम्तिहान जो आपका आने वाला है, टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिन बच्चों ने कोर्स बी सेलेक्ट किया हुआ है, उनके सबक नंबर 12 से लेकर आखिर तक के जितने भी सबक हैं सब आने वाले हैं। तो ये सबक उन्हीं फ़हरिस्त में शामिल हैं। और जो बच्चे आरबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे आरबीएसई बोर्ड देने वाले हैं, उनके पूरी किताब ही आने वाली है, उनको पूरी किताब को ही पढ़ना है। काफ़ी सारे असबाक आपको पढ़ा दिए जा चुके हैं और काफ़ी सारे असबाक पढ़ने बाकी हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानियां हो, कुछ भी चीज़ जाननी हो, कोई क्यूरीज़ हो, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में सवालात कर सकते हैं। आज जो हम आपके लिए सबक लेकर आए हैं, यह है सबक नंबर 17। सबक का नाम है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान। अब जानने वाली और बहुत ही सबसे पहले टाइटल को जानने वाली बात बताते हैं। इसका टाइटल है रज़िया सुल्तान, इसका नाम है रज़िया सुल्तान। सुल्तान वैसे एक बादशाह के लिए लिखा जाता है, सुल्तान बादशाह के लिए लिखा जाता है और बादशाह की बेगम के लिए मल्लिका लिखा जाता है। तो यहाँ पर रज़िया मल्लिका होना चाहिए था, लेकिन रज़िया सुल्तान है। रज़िया मल्लिका क्यों नहीं है? लेकिन क्योंकि रज़िया अपने आप को खुद क्या समझती थी? सुल्तान समझती थी, अपने आप को एक अच्छा शासक समझती थी। वो मानती थी हाँ, वो किसी मर्द से, किसी शासक से कम नहीं है। और हाँ, बेशक उसने बहुत अच्छा शासन चलाया है, उसने बहुत अच्छी हुक्मरानी की है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आइए, जैसे हम सबक को पढ़ते जाते हैं वैसे ही हम एक एक चीज़ को आपके जहन से साफ़ करते चलेंगे, ठीक है? सबक का नाम है रज़िया सुल्तान। देखिए, रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मल्लिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। तख्त गद्दी यानी पहली महिला थी, पहली औरत थी जिसने पहली बार राजगद्दी संभाली थी, जिसने शासन चलाया था। इससे पहले ऐसी कोई औरत नहीं हुई है जिन्होंने शासन चलाया हो, ठीक है? पहली मल्लिका थी जिन्होंने शासन चलाया था। वो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। उनके वालिद साहब का नाम क्या था? इल्तुतमिश। ये ग़ुलाम ख़ानदान से हैं। किन से हैं? ग़ुलाम ख़ानदान से। आपने इतिहास की किताबों में, अपने सामाजिक की किताब में पढ़ा होगा, ग़ुलाम वंश है ना? तो ग़ुलाम वंश के ख़ानदान से, ग़ुलाम वंश से ये लोग थे। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। ज़हीन यानी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ठीक है? ज़हीन यानी बुद्धिमान थी, मेहनती थी, परिश्रमी थी और होशियार थी, बहुत ज़्यादा समझदार थी अपने बाकी भाई बहनों में। बाप ने अपनी ज़िंदगी ही में उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। जानशीन हिंदी में कहते हैं उत्तराधिकारी। जानशीन यानी उत्तराधिकारी, यानी जब एक बादशाह हुकूमत करता है, हुकूमत करने के बाद जब उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब उसकी हुकूमत करने की सिचुएशन नहीं है, हुकूमत करने की हालत नहीं है, अब वो आगे और शासन नहीं कर सकता, वो बुज़ुर्ग हो गया है, लागिर हो गया है, बीमार हो गया है, तो उसे उसकी जानशीन की ज़रूरत होती है। वो अपना सारा साम्राज्य, अपना सारा शासन, अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत अपनी औलाद को क्या करता है? सुपुर्द कर देता है। तो उसे सुपुर्द करने को क्या कहते हैं? सौंपने को क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी। क्या कहलाता है वो? उत्तराधिकारी। उर्दू में से जानशीन कहते हैं। तो आपने वालिद साहब जानते थे कि बाकी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन, सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? रज़िया सुल्तान है। और ये बहुत ही अच्छी हुकूमत चला सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही, जब वो ज़ाहिर थे, जब वो जिंदा थे, तभी उन्होंने उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं, बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता यानी एबिलिटी नहीं रखता। किसी में ऐसी एबिलिटी नहीं है। उसके बाकी बेटे ऐश पसंद हैं, अय्याश किस्म के हैं, सिर्फ शराब नोशी में और बुरे कामों में मुलविस हैं और वो शासन चलाने के लायक नहीं हैं। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया का नाम भी शामिल कर लिया था। देखिए, आज के दौर में मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे आज के दौर में आपने देखा होगा कि अभी नोटबंदी हुई थी, है ना? अभी नोटबंदी हुई थी और
500 के, 1000 के नोट बंद हो गए थे और दोबारा 500 के और 2000 के नए नोट आ गए थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये हुआ है। तो आने वाली पीढ़ी को, एक आने वाले दौर को, जब तक ये नोट वापस तब्दील नहीं होते, जब तक ये नोट तब्दील नहीं होते, जब तक ये करेंसी चेंज नहीं होती, मतलब नोटों से ही मुराद है, जब तक ये नोट वापस चेंज नहीं होते, इसका प्रिंट कलर चेंज नहीं होता, तब तक लोगों को इस बात का अंदाज़ा रहेगा कि हाँ, ये जो गुलाबी रंग का 2000 का नोट है, ये मोदी जी के राज में आया था। ठीक है। तो उस ज़माने में भी ऐसे हुआ करता था कि जो भी बादशाह हुकूमत चलाया करता था, उसके ज़माने में जो सिक्के चला करते थे, वो अपने सिक्कों पर, उसके राज में, उसकी सत्ता में, उसकी हुकूमत में चलने वाले उन सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया करता था। तो जब बादशाह ज़िंदा था, इल्तुतमिश जब ज़िंदा था, उसने तब ही में अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी रज़िया का नाम उन सिक्कों पर साथ में लिखवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता था मेरे जाने के बाद, मेरी इस सत्ता संभालने के बाद, मेरी सत्ता को छोड़ने के बाद मेरी बेटी ही इसके लायक है, वो ही अच्छी हुकूमत कर सकती है। इल्तुतमिश की वफ़ात के बाद दरबार में वज़ीर ने जब बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई, तो तुर्क के अमीरों ने यह पसंद नहीं किया कि एक औरत दिल्ली के तख्त व ताज की मालिक हो। जब वज़ीर यानी मेन प्रधानमंत्री जो था, उसने जब वसीयत पढ़ के सुनाया, वसीयत क्या होता है, जब एक इंसान गुजर जाता है तो अपनी मौत से पहले एक वसीयत छोड़कर जाता है, एक वसीयतनामा छोड़ कर जाता है कि मेरी मौत के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद पीछे ऐसे ऐसे काम होने चाहिए, ऐसी मेरी आरजू है। तो बादशाह ने भी एक वसीयत छोड़ी थी, और वसीयत में अपने मंत्री को, अपने वज़ीर को सौंप दी थी, और वज़ीर ने बादशाह के इंतकाल के बाद, उनकी वफ़ात के बाद वो वसीयत पढ़कर सुनाई थी कि उनके मरने के बाद उनकी बेटी को क्या शासन संभाला जाएगा, उनकी बेटी को शासन सौंपा जाएगा, उनकी बेटी ही इस मुल्क पर क्या करेगी, दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करेगी। लेकिन तुर्क के अमीरों ने, तुर्क के सरदारों ने इस बात को पसंद नहीं किया, क्योंकि इससे पहले, रज़िया सुल्तान से पहले ऐसी कोई महिला नहीं थी, ऐसी कोई औरत नहीं थी जिसने हुकूमत की हो, और वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर, ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर कोई औरत शासन संभाले, कोई औरत हुकूमत करे। ये हमको गवारा नहीं है कि हम किसी औरत के अंडर में रहकर काम करें, ये बात हमें गवारा नहीं है। उन लोगों ने ये पसंद नहीं किया। रज़िया ने ये देखा तो अमीरों से कहा, मेरे औरत होने पर एतराज़ है, तो मैं अमन की खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ, आओ हम सब मिलकर उससे वफ़ादारी का अहद करें। वफ़ादारी का अहद करना यानी शपथ लेना, अहद करना यानी शपथ लेना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बादशाह इल्तुतमिश वसीयत लिख कर जाता है कि मेरे मरने के बाद, मेरी वफ़ात के बाद मेरी बेटी क्या बनेगी, मेरी जानशीन बनेगी, इस साम्राज्य को संभालेगी, यहाँ पर हुकूमत करेगी। लेकिन अमीरों को, तुर्क के अमीरों को, सरदारों को ये बात पसंद नहीं आती है कि वो किसी औरत की हुकूमत में रहकर काम करें। तो उन्होंने इस चीज़ को नागवार किया, नागवार गुजरा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, बहुत ज़्यादा इस बात पर बहस व मुबाहिसा हुआ, और आखिर में जाकर रज़िया सुल्तान, जो कि बहुत समझदार थी, तो उसने सोचा कि हम लोगों से झगड़ा करने की बिना पर नहीं आए हैं, हम लोगों से झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम लोगों में एतराज़ इख्तलाफ पैदा करने नहीं आए, हम लोगों को जोड़ना आए हैं, है ना। तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरा औरत होने की वजह से मैं हुकूमत नहीं कर सकती, तो मैं अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम देती हूँ, रुकनुद्दीन का नाम आगे करती हूँ, आप उनको यहाँ का बादशाह बना सकते हैं, यहाँ का सुल्तान बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, अहद करते हैं कि वो हम ईमानदारी से यहाँ पर काम करेंगे, ईमानदारी से शासन को संभालेंगे, ईमानदारी से हुकूमत करेंगे। आइए हम सब मिलकर करते हैं। मतलब उसने झगड़े को बढ़ाया नहीं, झगड़े को बढ़ाया नहीं। वो कहती नहीं, मेरे बाप ने वसीयत की है, मेरे वालिद ने वसीयत की है, मैं मलिका बनेंगी तो मैं ही बनूंगी। लेकिन उसने ज़िद नहीं की, समझदारी के साथ फैसला किया, अपने भाई का नाम आगे, रुकनुद्दीन का नाम आगे दे दिया, उनको बादशाह मुकर्रर कर दिया। आगे देखिए, लेकिन हुकूमत हाथ आते ही रुकनुद्दीन ऐश व आराम में पड़ गया, क्योंकि उनके भाई किसी लायक नहीं थे। ये बात उनके वालिद भी जानते थे कि उनके भाई किसी लायक नहीं है, कोई भी इसी सलाहियत नहीं रखता है। तो ऐश व आराम में पड़ गया। जैसे उसके हाथ में क्या आई, सल्तनत आई, हुकूमत आई, ऐश आराम पड़ गया। उसकी माँ एक हासिद औरत थी। हासिद कहते हैं हसद रखने वाले को, हासिद कहते हैं हसद रखने वाले को, हसद कहते हैं जलन को। उनकी माँ कैसी थी, जलन रखने वाली औरत थी। क्यों? क्योंकि रज़िया सुल्तान उनकी बेटी नहीं थी, रुकनुद्दीन का सौतेला भाई था। ठीक है, तो रुकनुद्दीन की जो माँ थी वो क्या थी, हासिद औरत थी, क्या थी, जलन रखती थी, ईर्ष्या रखती थी। उसने दूसरी बेगमात
उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों को तरह तरह से परेशान किया। तो उसने क्या किया, दूसरे बच्चों को क्या किया, अलग अलग तरह से क्या किया, परेशान किया। वो सौतेली बेटी रज़िया की मकबूलियत से जलने लगी है। मकबूलियत कहते हैं, मकबूलियत बना है मकबूल से। मकबूल यानी प्रसिद्ध होना, फेमस होना, लोगों में चर्चित होना, लोगों में प्रसिद्ध होना, है ना। तो क्या था, रज़िया सुल्तान जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने अच्छे कामों से। वो सलाहियत रखती थी, वो काबिलियत रखती थी कि लोग उसे पसंद किया करते थे। हालांकि उसका बेटा बादशाह बन चुका था लेकिन फिर भी उसे इस बात की जलन थी कि ये क्या हो, मेरे बेटे को ज़्यादा मकबूलियत मिलनी चाहिए और रज़िया सुल्तान को नहीं। मगर जल्द ही रुकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और अपनी माँ की ज़्यादतियों की वजह से इस कदर बदनाम हो गया कि दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ़्तार करके मौत के घाट उतार दिया। देखिए यहाँ पर कुछ और भी बात है समझने की। होता क्या है, उनकी माँ ज़्यादती करती है। उनकी माँ क्या करती है, ज़्यादती करती है। और उस ज़्यादती का नतीजा क्या होता है, ज़्यादती का नतीजा ये होता है कि बादशाह जो होता है, रुकनुद्दीन जो होता है, ऐश आराम में पड़ा रहता है और धीरे धीरे वहाँ की प्रजा, वहाँ की आवाम क्या होती है, परेशान होती जाती है, बदहाल होती जाती है। और जब कोई प्रजा, जब कोई आवाम ज़रूरत से ज़्यादा उन पर जुल्म ढाया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा वो परेशान होने लगती है, तो फिर उस मुल्क के राजा का, उस मुल्क के बादशाह का ज़िंदगी क्या हो जाती है, ख़तरे में पड़ जाती है। ठीक है, तो उन लोगों ने इस बात का कोई फिक्र नहीं किया, हमारा बादशाह है, हमारा सुल्तान है। उन्होंने उसकी माँ को और रुकनुद्दीन को पकड़ा, कैद किया और ख़त्म कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। उन्हें ऐसा बादशाह, ऐसा सुल्तान नहीं चाहिए था जो उनकी परेशानियों की तरफ ध्यान ना दे, जो उनकी तकलीफ़ों को ना समझे, बल्कि अपने ऐश व आराइश में पड़ा रहे। उनको ऐसे सुल्तान की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा काम रज़िया ने, किसी दूसरे बादशाह ने किया ही नहीं, बल्कि वहीं की आवाम ने, वहीं की जनता ने उनको पकड़ा और मौत के घाट उतार दिया। तो देख लीजिए, जब किसी पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है और जब उसका सब्र का बांध भर जाता है और जब उसका सब्र का बांध टूट जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। दिल्ली के अवाम रज़िया की खूबियों और इल्तुतमिश की वसीयत से वाकिफ़ थे। दिल्ली के अवाम, जो दिल्ली की जो जनता थी, दिल्ली सल्तनत की जो आवाम थी, वहाँ की जो प्रजा थी, वो सब जानते थे कि हमारा जो बादशाह था इल्तुतमिश, वो अच्छा बादशाह था और उसने जो वसीयत की थी उसमें अपनी बेटी का ही नाम दिया था और ज़बरदस्ती रुकनुद्दीन को तो बनाया गया है। ये बात सभी लोग जानते थे, ये बात लोगों में आम थी, है ना। उनमें एक बुज़ुर्ग सूफ़ी काज़िमुद्दीन जाहिद ने रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया और जो वहाँ के बुज़ुर्ग इंसान थे, उसने ऐलान कर दिया कि आज के बाद हमने इसे मार उतारा है, अब हमने यहाँ के सुल्तान को मार दिया है और आज से हमारी मल्लिका, हमारी बादशाह, हमारी सुल्तान कौन है, रज़िया ही है। उन्होंने इस बात का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। तख्त नशीन होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक ये साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं। देखिए, इसी लाइन के आगे पूरी कहानी आगे बढ़ेगी, इस लाइन के आगे पूरा चैप्टर आगे बढ़ेगा। रज़िया सुल्तान ये खुद जानती थी कि वो किसी मर्दों से कम नहीं है। वो अपने आप को किसी मर्द से कम नहीं समझती थी। वो समझती थी एक मर्द अच्छा बादशाह हो सकता है, एक मर्द अच्छा सुल्तान हो सकता है, तो एक औरत क्यों नहीं। उसमें तमाम खूबियाँ थी जो एक मर्द में पाई जाती है और बेशक वो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम औरत थी। रज़िया सुल्तान सही में इस लायक थी कि हाँ, वो बहुत अच्छा शासन चला सके। बहुत अच्छी और बहुत नेक औरत थी और बहुत समझदार, बहुत ही जोरी, बहुत ही बुद्धिमान, ज़हीन और हर तरह से एक मर्द में, एक सुल्तान में जो खासियत होनी चाहिए, वो रज़िया सुल्तान में वो सारी खासियतें, वो तमाम खसूसियत थी। तो कहती थी कि मैं किसी मर्द से कम नहीं हूँ, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये बात साबित नहीं कर दूँ। तो उसने हर वो काम किया जो एक मर्द कर सकता है, जो एक मर्द सुल्तान कर सकता है। उसने हर वो काम किया जो एक मर्द सुल्तान करता था। उसने पूरी कोशिश की। उसने आवाम का भला किया, आवाम की भलाई के लिए, आवाम की मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करने का, उनके साथ उनकी ज़िंदगी में सुकून देने का, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने का उसने हर तरह से पूरी कोशिशें की। ठीक है, आगे देखिए। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद, तख्त नशीनी यानी तख्त पर बैठना, तख्त नशीनी यानी तख्त पर बैठना। अब तख्त पर बैठने से मुराद ये है गद्दी पर बैठना, यानी सामने एक राजा महाराजा जहाँ बैठा करते हैं, जहाँ पर सुल्तान बैठा करते हैं। ठीक है, जो राजा की कुर्सी पर बैठा करता है, तख्त नशीन। ठीक है, आज भी हमारे इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है,
तो ज़रूरी नहीं वो कुर्सी पे बैठा तो ये प्रधानमंत्री, वो कुर्सी से हट भी जाएगा तो ये प्रधानमंत्री ही रहेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री ही रहेगा। लेकिन क्या कहा जाता है, तख्त नशीन, यानी उसने शासन संभाल लिया, उसने वो सत्ता संभाल ली, उसने वो सल्तनत पे हुकूमत संभाल ली। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया। क्यों? बहुत बहादुर थी वो। फ़ौज की कमान खुद संभालती थी, फ़ौज की कमान भी खुद संभालती। ऐसा नहीं कि औरत है तो वो जंग में नहीं जाएगी, औरत है तो वो जंग में नहीं जाएगी, वो बिल्कुल जंग में जाती थी और अपनी सेना की कमान खुद संभालती थी, खुद ऑर्डर दिया करती थी कि पहले किसको जाना है, बाद में किसको जाना है। इतनी होशियार, इतनी बहादुर भी थी। उसने बादशाहों की तरह क़बा और कलाह पहनी। देखिए, दो लफ्ज़ हैं, क़बा और कला। क़बा एक टोपी होती है, बादशाहों की जो टोपी होती है ना, लंबी वाली, जिस तरह बादशाह लोग क्या कहते हैं, बादशाह का मुकुट, बादशाह का मुकुट जैसे कह सकते हैं। तो क़बा एक टोपी है। कला क्या होता है? कला वो होता है एक चोगा टाइप का, जो बादशाह, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें इमेज कुछ सेकंड के लिए ऐड कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो क़बा वो एक टोपी होती है जो बादशाह लोग पहनते हैं, और कला क्या होती है? कला एक तरह की चोगा होता है, एक तरह का कुर्ते टाइप का होता है जिसमें आस्तीनें नहीं होती, ठीक है, आस्तीनें ऐड होती है, इस तरह उसी में जॉइंट होती है और पता नहीं चलता आस्तीन अलग से कोई लगी हुई है ना। तो ये कौन पहनते थे? बादशाह लोग पहनते थे। लेकिन उसने, रज़िया सुल्तान ने खुद ने पहने, उसने खुद ने बादशाहों की तरह वो भी पहनना शुरू किया, क्योंकि वो अपने आप को मर्द से कम तो समझती नहीं थी। वो समझती थी मैं अच्छी सुल्तान हूँ, मैं एक अच्छी सुल्तान हूँ, मैं मर्दों से कम नहीं हूँ। और उसने साबित भी किया। उसने बहुत बहादुरी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही नेक दिली के साथ उसने अपनी कौम की भलाई की, आवाम की भलाई की, और उस अच्छी तरीके से उसने अपने शासन को संभाला। अपने नाम के सिक्के जारी किए। वो तो हर बादशाह किया करता था ना, हर बादशाह किया करता, अपने नाम के टाइम सिक्के चलाया करता था। आज के बादशाह क्या करते, अपने नाम, अब नोट चेंज करवा देते हैं। तो उस टाइम क्या होता था, हर बादशाह अपने सिक्के चलवाया करता था, अपने नाम के सिक्के चला करता था। सल्तनत में अमन कायम किया। अमन कहते हैं शांति को। सल्तनत में क्या किया? अपनी सल्तनत में जहाँ पर उसका साम्राज्य था, उस साम्राज्य में क्या किया? शांति कायम की। इंतज़ाम को बेहतर बनाया, सिस्टम को, व्यवस्था को बेहतर बनाया, पहले से अच्छा बनाया, और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। किस तरह मुझे क्या करना चाहिए, कैसा मैनेजमेंट रखना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सके, मेरी प्रजा खुश रह सके, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। उसने हर वो तरीका अपनाया जिससे अपनी प्रजा को, अपनी आवाम को क्या रख सके? खुश रख सके। उनको आसानी से ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, हर चीज़ का उनका पूरा पूरा ध्यान रखा। तिजारत को फ़रोग़ दिया। तिजारत यानी व्यापार, तिजारत यानी व्यापार, बिजनेस। फ़रोग़ देना यानी बढ़ावा देना, फ़रोग़ देना यानी बढ़ावा देना, वृद्धि करना, ठीक है। तो आपने क्या किया? रज़िया सुल्तान ने क्या किया? तिजारत को फ़रोग़ दिया, व्यापार को बढ़ाया, तिजारत को फ़रोग़ दिया। सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाए। देखिए उस ज़माने में, ठीक है, बात है कब की? उस ज़माने की, एक सदियों पहले की बात है। और उस ज़माने में इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना कितना मुश्किल काम हुआ करता है, लेकिन उसने उस टाइम पूरा ध्यान रखा। सड़कें बनवाई उस ज़माने में, सड़कें बनवाई, कुएँ खुदवाए, दरख्त लगवाए, पेड़ लगवाए, दरख्त लगवाए नहीं, पेड़ लगवाए, कुएँ खुदवाए, हर तरह से अपनी आवाम का पूरा ख्याल रखा। उसने बहुत ही हिम्मत से काम लिया। उसने मदरसे और सरकारी कुतुब खाने भी कायम किए। मदरसे बनवाए जहाँ पर अच्छी तालीम मिल सके, और सरकारी कुतुब खाना कहते हैं लाइब्रेरी को, जहाँ पर लोग जाकर तालीम हासिल कर सकें, पढ़ाई कर सकें, ठीक है, सरकारी कुतुबखानी लाइब्रेरी कहा जाता है, कायम किए, बनवाए। रज़िया सुल्तान को खुद भी पढ़ने लिखने का शौक़ था। वो खुद भी पढ़ाई लिखाई से बहुत इंटरेस्ट रखा करती थी, रुचि रखा करती थी, इसलिए उसने मदरसे भी बनवाए और लाइब्रेरी बनवाई, ताकि जिस तरह शौक़ वो रखती थी, लोगों में भी पढ़ लिख कर अच्छी समझ और शऊर आए, ये वो चाहती थी। वो अच्छी घुड़सवार थी। वैसे औरतें घुड़सवारी नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी, अपने आप को अच्छा सुल्तान समझती थी, अपने आप को अच्छा सुल्तान मानती थी, मर्दों से कम नहीं मानती थी, इसलिए वो एक अच्छी घुड़सवार भी थी। और उसे जंगली असलहों के इस्तेमाल का हुनर भी आता था। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। बंगाल से सिंध तक, ये उस ज़माने की बात है जब हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, जब हिंदुस्तान में सब कुछ आया करता था, पाकिस्तान भी आया करता था। उस ज़माने में शायद अफ़गानिस्तान के भी कुछ इलाके ऐड हुआ करते थे, तो बहुत बड़ा था, उस ज़माने की बात है। तो उस ज़माने में इसकी हुकूमत कहाँ थी? सिंध से लेकर बंगाल तक इनकी हुकूमत थी। बहुत ज़्यादा साम्राज्य का फैला हुआ था। रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी, बाकायदा बिल्कुल सिस्टमेटिक दरबार लगाती थी। जिस तरह राजा महाराजा अपनी रोज़ एक
न्याय करने के लिए, लोगों में फ़ैसला करने के लिए गद्दी लगाया करते थे और अपनी आवाम के सवाल सुना करते थे, उनकी परेशानियां सुना करते थे, उनके मसले मसाइल सुना करते थे और उन मसलों को, उन मसले मसाइल को हल करने के लिए, उनकी परेशानी करने के लिए फ़ैसला सुनाया करते थे। तो ये काम बादशाह किया करते थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि रज़िया सुल्तान अपने आप को किसी मर्द बादशाह से कम नहीं समझती थी, इसलिए वो बाकायदा दरबार भी लगाती थी, अपनी आवाम की अपनी प्रजा की परेशानियों को सुना करती थी, उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकाला करती थी, ठीक है, और फैसले सुनाया करती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया, हर इंसान को साथ रहने का, बराबरी का, भाईचारे का जो सिस्टम होता है उसको क्या किया, आम किया। रज़िया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा, जिनसे वो मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने क्या किया, अपने पूरे मुल्क के जो भी मैं आज की कैसे बोला हूँ आपको, आज भी क्या होता है, हमारे मुल्क है, आज हमारे हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, आज भी हम सबसे ऊपर देखते हैं प्रधानमंत्री होता है, फिर एक कैबिनेट होती है, क्या होती है कि कैबिनेट होती है, कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये जल मंत्री है, ठीक है, ये फला मंत्री है, ये रेल मंत्री है, सबका अपना एक जिम्मा है, वो जो पूरे हिंदुस्तान का, पूरी मुल्क का सिस्टम संभालता है, सब उसके अंडर में आता है। तो ऐसे उसने भी क्या किया, कैबिनेट बनाई, क्या बनाई, 40 अमीरों से यानी 40 सरदारों से एक कैबिनेट बनाई, उसने एक व्यवस्था बनाई और उन सभी में काम अलग अलग बांट दिया कि भाई पूरा पानी का पूरा हिसाब आपका, सड़कों पर हिसाब आपका, 40 सिस्टम में 40 भागों में बांट दिया। और उनसे मशवरा करती थी, मशवरा करना यानी बातचीत करना, सलाह मशवरा करना, सजेशंस देना कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, ऐसा करेंगे तो हमारे मुल्क के लिए ये बेहतर होगा, हमारी सल्तनत के लिए ये बेहतर होगा, ऐसी वो सलाह मशवरा उनसे किया करती थी। 40 लोगों में बांट दिया था, जिस तरह कैबिनेट बनाई जाती है। उसने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया, क्योंकि वो ईमानदार और जफाकश था, जफाकश ईमानदार, ठीक है, वफा करने वाला इंसान। तो उसने मीर आखुर, अब जैसे ओहदे होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, तो इस तरह सारी कैबिनेट्स के अंदर एक मंत्री ये भी होता है जिसका पद होता है मीर आखुर। ये बहुत बड़ा पद होता है, मीर आखुर बहुत बड़ा पद होता है। और ये पद किसको देती है, वो याकूत को दे देती है। किसे देती है, याकूत को। अब ये याकूत जो होता है क्या होता है, एक हबशी होता है, यानी अफ्रीकन साइड के जो काले लोग होते हैं ना, बिल्कुल अफ्रीकन साइड के हबशी लोग कहलाते हैं। हबश एक जगह का नाम है, वहाँ के रहने वाले लोग हबशी कहलाते हैं, ठीक है। हबश अफ्रीकन साइड के कंट्री के लोग हैं, हबिश एक जगह का नाम है, वहाँ के रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, हबशी कहलाते हैं। एक काले किस्म के लोग होते हैं, ये लोग ज़्यादातर गुलामी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, गुलामी का काम किया करते थे उस ज़माने में। तो एक बहुत अदना सा गुलाम था, एक बहुत हल्का सा गुलाम था हबशी, एक हबशी गुलाम था याकूत। उसको रज़िया सुल्तान ने बहुत बड़ा मीर आखुर का पद दे दिया था, उस ओहदे पर फाइज कर दिया था, ठीक है। क्यों कर दिया था, भले ही वो गुलाम था, भले ही वो काला था, भले ही वो हबशी था, ठीक है, लेकिन क्या था, वो ईमानदार था। क्या था, ईमानदार था। इसी ईमानदारी के बलबूते पर उसे क्या दे दिया गया था, मीर आखुर का पद दे दिया गया था। ये अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। जो तुर्क अमीर थे, तुर्की जो सरदार थे, उन सरदारों को ही ये पद मिला करता था। पहली बार किसी हबशी गुलाम को ये पद दिया गया था, ये ओहदा दिया गया था। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। अभी तुर्की सरदार थे, इनको कोई बात पसंद नहीं आती थी। पहले इनको ये पसंद नहीं था कि एक औरत को सरदार बनाया जाए, अब इनको ये पसंद नहीं है कि किसी हबशी गुलाम को इतना बड़ा पद कैसे दे दिया जाए, ठीक है। ये फिर आड़े आ गए। उन्होंने रज़िया को तख्त से उतारने की साजिश की और बटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया को बहकाकर बगावत कर दी। अब इनका नाम याद रखना, अल्तूनिया, बटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया, बटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया। क्यों, क्योंकि इन्हीं से जाकर आगे रज़िया सुल्तान की शादी होगी, इन्हीं से इनका निकाह होगा, ठीक है। बटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया को भड़काया। इन्होंने क्या किया कि रज़िया सुल्तान तो अब धीरे धीरे हुकूमत करके क्या हो गई है, बावली हो गई है, पागल हो गई। इसने बहुत बड़ा पद, इतना बड़ा पद, कितना बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम को दे दिया है, इससे बहुत गलत काम किया। ये बात हमें गवारा नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए, हमें रज़िया सुल्तान को हटवा देना चाहिए शासन से, इस सल्तनत से हटवा देना चाहिए। तो इन अमीर सरदारों ने, इन तुर्की सरदारों ने, क्या अमीरों ने क्या किया, ये लोग गए बटिंडा के गवर्नर के पास जिसका नाम था अल्तूनिया, और उसको बहलाया फुसकाया कि किसी तरह वो क्या करे, रज़िया सुल्तान पर क्या कर दे, हमला कर दे, क्या कर दे, हमला कर दे, ताकि वो सल्तनत से हट जाए। बगावत करवा दी। जब वो बगावत को कुचलने के लिए पंजाब में बठिंडा पहुंची
जब वो बगावत को कुचलने के लिए पंजाब में बठिंडा पहुंची तो उसके सिपाही तवील सफ़र और गर्मी से परेशान हो चुके थे। यानी ये बात उसको पता लग गई थी रज़िया सुल्तान को कि ये लोग अल्तुनिया हम पर क्या करने वाला है, हमला करने वाला है। तो ये लोग क्या करें, इन्होंने अपनी पूरी सेना को लिया और पंजाब की तरफ चढ़ाई कर दी। भट्टी ने तो क्या कर दी, चढ़ाई कर दी, कूच कर दिया कि हम उनके से जंग लड़नी है। अब ये लोग, इनकी पूरी सेना इतना लंबा सफ़र करके आई थी तो क्या हो गई थी, बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतना लंबा सफ़र था। तो तवील सफ़र यानी बड़ा सफ़र, तवील यानी बड़ा, हिंदी में से कहते हैं विस्तृत, क्या कहते हैं, विस्तृत, बहुत बड़ा सफ़र करके आई थी। तो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, परेशान हो चुके थे। अगरचे दोनों फ़ौजों में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, रज़िया की फ़ौज को हथियार डालने पड़े। अब दोनों फ़ौजों में झगड़ा होना ही था, दोनों फ़ौजों में जंग होनी थी और रज़िया की जो फ़ौज थी उसको क्या करना पड़ा, हथियार डालने पड़े। यानी रज़िया की फ़ौज हार गई, वो कैद कर ली गई। वो क्या कर ली गई, कैद कर ली गई, यानी उसे मारा नहीं, रज़िया सुल्तान को मारा नहीं, क्या कर लिया, उसे कैद कर लिया, ठीक है, बंदी बना लिया। इधर दिल्ली में साजिशों ने रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया और बड़े बड़े ओहदे आपस में बांट लिए। अब देखिए, जब रज़िया को क्या कर लिया, कैद कर लिया, यानी सुल्तान की गद्दी वापस क्या हो गई, खाली हो गई। अब अमीर सरदार, ये तुर्की जो सरदार थे, है ना, जो तुर्की सरदार थे, तुर्की अमीर जो थे, इन्होंने क्या किया, रज़िया के जो भाई थे, अब भाई तो उनके सारे नालायक थे, कोई भी अहलियत, कोई भी सलाहियत रखने वाले नहीं थे, कोई इस काबिल नहीं था कि वो सल्तनत संभाल सके। तो इन लोगों ने क्या किया, रज़िया के जो सौतेले भाई बहराम को पकड़ा और कहा, देख हम तुझे गद्दी देंगे, हम तुझे शासन संभालने की, हम तुझे ये शासन संभलाएंगे और तू बड़े बड़े पद हमें दे दे। तो उन्होंने बड़े बड़े जो ओहदे हुआ करते थे, जल मंत्री, शासन मंत्री, बड़े बड़े सारे पद इन लोगों ने खुद ने आपस में बांट लिए और बहराम जो कि काबिल नहीं था, बिल्कुल नाकाबिल शख्स था, उसे गद्दी पर बिठा दिया। सिर्फ किसके लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। बहराम कमज़ोर बादशाह साबित हुआ, बहराम कमज़ोर बादशाह साबित हुआ क्योंकि रज़िया के कोई भाई बहन इस लायक नहीं थे वो शासन संभाले, हुकूमत कर सके। अल्तुनिया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रज़िया से माफ़ी मांगी और अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया, फिर दोनों की शादी हो गई। अब अल्तुनिया ने क्या किया था, रज़िया सुल्तान को पे जंग की और रज़िया सुल्तान को कैद कर लिया। लेकिन वक्त रहते उसे बाद में जब पता लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रज़िया सुल्तान सचमुच एक बहुत अच्छी मलिका है, बहुत अच्छी सुल्तान है जिन्होंने बहुत अच्छा शासन चलाया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उसने रज़िया सुल्तान से क्या की, माफ़ी मांगी कि मुझे बहला फुसला दिया गया था, इसलिए मैंने आपसे जंग की, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं अपनी गलती की क्या चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और रज़िया सुल्तान ने उन्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अल्तुनिया एक अच्छा इंसान था, तो रज़िया सुल्तान ने उनसे क्या कर लिया, निकाह कर लिया, उनसे शादी कर ली। अब रज़िया और अल्तुनिया ने दिल्ली के तख्त वापस लेने का इरादा किया। अब अल्तुनिया ने कहा कि मेरी वजह से तुम्हें दिल्ली के तख्त से हटा दिया गया है, दिल्ली सल्तनत तुमसे छीन ली गई है, अब मैं ही तुम्हें सल्तनत वापस दिलाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर वापस क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत की तरफ चढ़ाई करते हैं। हम तुम्हारे भाई बहराम खां की सेना से, उस फौज से क्या करेंगे, जंग करेंगे, युद्ध करेंगे और इस तरह मैं तुम्हें दिल्ली की सल्तनत वापस दिला कर रहूँगा। उन्होंने कुछ तुर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया। तुर्क अमीर जो थे, मिलने वाले इनके संपर्क के लोग थे, उनको मिलाया, उनकी फ़ौज को मिलाया और क्या किया, वापस दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, युद्ध किया। मुखालिफ अमीरों ने सोचा कि रज़िया दिल्ली में बड़ी मकबूल है, अगर उसकी फ़ौजें यहाँ पहुँच गई तो उसके मददगार उठ खड़े होंगे, इसलिए जंग दिल्ली से दूर होनी चाहिए। अब अमीरों को, इन तुर्की अमीरों को, तुर्की सरदारों को ये बात पता थी कि अगर रज़िया यहाँ पर आएगी, रज़िया हमला करने दिल्ली सल्तनत में आएगी, तो रज़िया को चाहने वाले बहुत हैं, रज़िया के चाहने वाले बहुत हैं। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता और आसपास अतराफ़ के लोग सब जानते हैं कि रज़िया बहुत अच्छी शासक है, बहुत अच्छी हुकूमत करने वाली, बहुत अच्छी सुल्तान है। तो क्या होगा, हम जब उससे जंग करेंगे तो दूसरे लोग मदद करेंगे, दूसरे लोग रज़िया सुल्तान की मदद करेंगे, इस तरह रज़िया सुल्तान वापस गद्दी संभाल लेगी और हमारे हाथ से ये बड़े बड़े जो पद हमें मिले हैं ये सब हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए, जंग दिल्ली से दूर करनी चाहिए, जंग दिल्ली से दूर करनी चाहिए, जंग दिल्ली से हट कर करनी चाहिए। ऐसा उन लोगों ने, अमीरों ने ऐसी बात को सोच लिया था, ठीक है। मुखालिफ अमीरों ने सोचा कि रज़िया दिल्ली में बड़ी मकबूल है, यानी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, अगर उसकी फ़ौजें यहाँ पहुँच गई तो उसकी मददगार उठ खड़े होंगे और इसलिए जंग दिल्ली से दूर होनी चाहिए,
दिल्ली किसी मैदान में जंग नहीं होनी चाहिए। चुनांचे बहराम की फ़ौज ने रज़िया को रास्ते ही में रोक दिया। उन्होंने क्या किया, जंग थोड़ी आगे चला दी, यानी अपनी फ़ौजें दिल्ली से निकाल कर आगे की तरफ भेज दी और रास्ते में ही जहाँ से रज़िया सुल्तान की जो फ़ौज आ रही थी, रास्ते में उन्हें रोक दिया। रास्ते में ही जंग शुरू हो गई। शाही फ़ौज तादाद में ज़्यादा थी। शाही फ़ौज यानी बादशाह की जो फ़ौज थी वो क्या थी, तादाद संख्या में क्या थी, ज़्यादा थी। किन की संख्या में, इन लोगों के मुकाबले में। रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया की जो फ़ौज थी उसके मुकाबले में इनकी फ़ौज क्या थी, बड़ी फ़ौज थी, ज़्यादा तादाद में थी और उसके पास बेहतर हथियार भी थे, क्योंकि शाही फ़ौज थी, दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी, है ना, तो इनके पास हथियार भी थे, बहुत ज़्यादा सैनिक भी थे। घमसान की लड़ाई हुई, बनी भीषण युद्ध हुआ। घमसान की लड़ाई यानी भीषण युद्ध, समझता ना, भीषण, भारी मारा मारी वाला युद्ध हुआ, बहुत भारी जंग हुई। रज़िया ने बड़ी हिम्मत दिखाई लेकिन उसे शिकस्त हुई। शिकस्त कहते हैं पराजय को, शिकस्त यानी हारना। बहुत मेहनत से, बड़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ी लेकिन फिर भी रज़िया सुल्तान हार गई और उसे कत्ल कर दिया गया, उसे मार दिया गया। रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में उसने अपनी हिम्मत, हौसला और हुस्ने इंतज़ाम से साबित कर दिया कि वो आला दर्जे की हुक्मरान थी। लफ्ज़ वापस सुनिए, रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है, सिर्फ 3.5 साल ही शासन किया है, लेकिन देखिए आज तक रज़िया सुल्तान नाम आज भी जिंदा जावेद है, आज भी हम उनका सबक पढ़ रहे हैं। सिर्फ 3.5 साल के शासनकाल में इतना बड़ा उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने, ठीक है, इतना बड़ा काम किया। क्या किया था, लेकिन उस मुख्तसर बहुत कम मुख्तसर यानी कम, मुद्दत यानी समय, काल, अवधि, उस मुख्तसर बहुत कम अवधि में भी उसने अपनी हिम्मत से, क्यों याद किया जाता उसे, उसकी हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, उसमें जो हौसला था कि मैं लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं किसी मर्द से कम नहीं हूँ, ये हौसला होना ही बहुत बड़ी बात है। उसको याद किया जाता है, रज़िया सुल्तान को याद किया जाता है उसकी हिम्मत के लिए और उनके हौसले के लिए, और हुस्ने इंतज़ाम यानी इंतज़ाम का अच्छा तरीका, व्यवस्था का अच्छा तरीका, अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए उन्हें याद किया जाता है। जिस तरह उन्होंने अपना शासन चलाया था, जिस तरह सिस्टम बनाया था, जिस तरह का मैनेजमेंट किया था, उसके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। हुस्ने इंतज़ाम से साबित कर दिया, और उन्होंने इन सब बातों से क्या किया, साबित किया। वो साबित करना चाहती थी कि वो आला दर्जा यानी अच्छे दर्जे की, उच्च दर्जे की क्या है, हुक्मरां है, एक अच्छी हाकिम है, एक अच्छी हुक्मरां है, एक अच्छी बादशाह कहलाने के लायक है, एक अच्छी हुक्मरां है, एक अच्छा शासक है, एक अच्छी शासक है। यहाँ पर रज़िया सुल्तान का सबक क्या होता है, ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ रज़िया सुल्तान के बारे में आपको काफ़ी कुछ बातें पता चल चुकी हैं। वैसे रज़िया सुल्तान टीवी में सीरियल भी आता है, आपने देखा होगा तो आप थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते होंगे। वैसे रज़िया सुल्तान मूवी भी है, ठीक है, आपने अगर वो भी देखी होगी तो आपको थोड़ा उनके बारे में पता होगा, और नहीं देखी है तो मैं समझता हूँ इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे, 2 बार रिपीट कर सुन लेंगे तो आपको सारी बातें याद हो जाएगी। और अगर आप भी रज़िया सुल्तान की तरह ज़हीन हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही शार्प माइंड के बच्चे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ बातें होंगी तो जब सवाल जवाब का वीडियो आएगा, जब सबक के खुलासे का वीडियो आएगा, मैं उसमें आपको और भी बातें समझा दूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए, साथ ही खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।